हिंदी प्रिपरेशन में आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है मॉडल पेपर ला रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए, हम जो है टोटल 120 क्वेश्चन करेंगे, यानी पार्ट बी का करने वाले हैं। जो आपके जो सब्जेक्ट वाइज है 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक पार्ट आ और पार्ट बा, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। तो पार्ट बी के जो 120 क्वेश्चंस है तो वो हम करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। तो यहाँ से हमारा 30 क्वेश्चनों के बाद अगली कड़ी रहेगी। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है। जी हाँ, जो अनुनासिक उच्चारण होते हैं उनका स्थल कौन सा होता है। नाक, मुंह और ओष्ठ। देखिए दोस्तों, जब भी अनुनासिक स्वरों के उच्चारण की बात की जाती है तो नाक और मुंह वाला ऑप्शन आता है, क्योंकि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो इनका चिन्ह जो चंद्रबिंदु होता है, जैसे मुंह में ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, कुआं, चांद, मुंह में ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, ये होता है इनकी निशानी। तो नासिक और मुंह दोनों का होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प आपका हो जाएगा कब, आधा का और भा हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं जो कि वर्तमान समय में चलन में नहीं है, लेकिन हिंदी के मूल वर्णों में शामिल भी नहीं है और अमानक वर्णों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हमारा जो आधा का और भा दिया गया ये अमानक वर्ण आता है, जो उपयोग नहीं किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है। तो कंठ का उच्चारण स्थान सभी लोग जानते हैं, गा हो गया जैसे, ठीक है। का, खा, गा, घा। का वर्ग जो होता है क्या है, जो का वर्ग होता है वह कंठ आपका उच्चारण कहलाता है। का, खा, गा, घा ये हमारे कंठ कहलाते हैं, ठीक है। और जो ता हमारा ग्रुप कहलाता है, जो ता वर्ग होता है यह दंतब्य कहलाता है। और जो पा होता है यह आपका ओष्ठब्य कहलाता है। और जो चा होता है यह तालब्य कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर ला देखें दोस्तों, तो यह आपकी पार्श्विक ध्वनि हो जाती है। कौन सी, प्रयत्न के आधार पर ला आपके पार्श्विक ध्वनि हो जाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। किसके बिना, तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता, उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर की स्वतंत्र ध्वनि होती है। स्वर बल्कि किसी के बिना बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन में स्वर की आवश्यकता बहुत जरूरी पड़ जाती है। अगला है तालब प्रयोग घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा होता है। तो तालब महाप्राण घोष व्यंजन का एग्जाम्पल्स जो हो जाता है वह होता है झा। चा वर्ग व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालब होता है और झा होता है महाप्राण। छा और झा, छा और झा जो है महाप्राण होते हैं। छा होता है अघोष और झा होता है घोष। महाप्राण आपका छा भी होता है, लेकिन जो छा होता है वह आपके अघोष में आता है। और यहाँ पे क्या आपका पूछा जा रहा है, घोष व्यंजन पूछा रहा है, तो घोष व्यंजन आपका झा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो घोष व्यंजन दिया गया है वह हमारा झा हो जाएगा, अगर अघोष दिया रहता तो फिर छा हो जाता। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगला, कंठ अल्पप्राण व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा कहला जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करेंगे अंगा। जी हाँ दोस्तों, कंठ ध्वनि कावर के व्यंजन होते हैं। का होता है अल्पप्राण, खा होता है महाप्राण, गा होता है अल्पप्राण, घा होता है महाप्राण, अंगा होता है अल्पप्राण। तो देखिए, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखे देता हूँ, का, खा, गा, घा एंड अंगा, ये हमारे लिखे हैं। तो ये कंठब ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनमें कावर के व्यंजन जो होते हैं, पहला जो होगा का, ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। फिर का होगा महाप्राण, फिर गा होगा अल्प प्राण, इसके बाद महाप्राण, अल्प प्राण 3। तो शुरुआत में अल्प प्राण और अंतिम में अल्प प्राण आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंगा पूछा जा रहा है तो अंगा आपका अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि घा, गा, अंगा, टा, ता, इनमें जो है कितने अघोष व्यंजन दिए हुए हैं। तो अघोष व्यंजन की बात करते हैं तो 2 अघोष व्यंजन हैं। कौन कौन से, सभी लोग बताइए।
तो ता और ठा जो दिया गया है ये हमारे अघोष व्यंजन दिए गए हैं। घा गा अंगा टा था में टा में ता और ठा जो है ये हमारे अघोष व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो दो अघोष व्यंजन दिए गए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म में दिया गया है? तो जो आपका खा दिया गया, खटकोण वाला जो सा दिया गया है खा, वह हमारा इनमें से ऊष्म व्यंजन हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में आपका शाह शरीफा वाला शाह हो गया, खटकोण वाला शाह हो गया, शाह सरौता हो गया और हलवाई हो गया। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो इनमें से हमारा जो खा दिया गया सा, खा, सा, साहा, इनमें कोई भी आ जाए, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तालब महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा होता है? तो तालब महाप्राण अघोष व्यंजन का जो एग्जाम्पल्स आपका यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, वह होता है छा। क्या होगा? छा जो है तालब महाप्राण अघोष व्यंजन कहला जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष शब्द दिया गया है? अब शब्द पे आ जाइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं केतकी, केतकी तत्सम शब्द दिया गया है, जबकि अन्य विकल्प हमारे केवड़ा और करेला, केवड़ा और करेला जो बी और डी ऑप्शन है, ये हमारे तद्भव शब्द दिए गए हैं, इसलिए तत्सम शब्द हमारा केतकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्रक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो आर्द्रक का यहाँ पे तद्भव जो आपका हो जाएगा वह होगा अदरक। आर्द्रक क्या है? तत्सम है आर्द्रक, और इसका तद्भव हो जाएगा अदरक। जो हम शुद्ध में बोलते हैं बोलचाल में अदरक, वो हमारा तद्भव रूप में है। ठीक है, और आपका आर्द्रक जो है तत्सम है, और आर्द्र का अर्थ होता है नम होना, और अदरक और अदरक ये अशुद्ध दिए गए हैं। जो आपके अदरक और अदरक ये दोनों अशुद्ध हैं, और ये जो बी ऑप्शन दिया गया है इसका आंसर होता है आर्द्र, मतलब हमने बताया आपको, इसका होता है नम होना। इसके बाद अगला है कि उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उर्दू शब्द दोस्तों आपके तुर्की, जी हाँ, उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द भिन्न दिया गया है? तो भिन्न शब्द की पहचान करना, देखिए लावारिस, सजग, संयोग, विदेश, चार अब जो है आपके दिए गए हैं। तो इनमें से भिन्न शब्द की पहचान करना है। देखिए लावारिस जो शब्द होता है ये हमारा उर्दू होता है, उर्दू के उपसर्ग से बना है। और जो सजग आपका ये बना हुआ है, यह सजग, संयोग और विदेश, ये जो तीनों दिए गए हैं ये हमारे हिंदी के उपसर्गों से बने हुए हैं। तो लावारिस आपका किससे बना हुआ है? उर्दू के उपसर्ग से, इसलिए आप यह भिन्न हो जाएगा, और बाकी तीनों आपकी हिंदी के उपसर्ग से बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि आच्छादन शब्द से कौन सा उपसर्ग हो जाता है? तो आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का आ उपसर्ग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी जो बात है, सभी लगभग जानते हैं। तो ऐसा नहीं सारे कठिन प्रश्न आएंगे। अगला, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा दिया गया है? तो उपसर्ग सहित शब्द देखा जाए तो प्रयोग, जिसमें प्रा आपका उपसर्ग हो जाएगा और योग आपका शब्द दिया गया है। तो उपसर्ग सहित हमारा जो है आपका प्रयोग दिया गया है, और अन्य विकल्पों में शब्द में उपसर्ग आपका नहीं निकल सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय जो है मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त कौन सा हुआ है? तंद्रालु, तो तंद्रालु में प्रयुक्त आपका हो जाएगा लू प्रयोग हुआ। क्या हो जाएगा? तंद्रा शब्द में लू प्रत्यय जोड़ने से तंद्रालु शब्द बना है, इसलिए हमारा जो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयादि संधि किससे होती है? तो अयादि संधि किसमें दी गई है? तो नौ धन एक बराबर नाविक, नौ धन एक बराबर नाविक होगा, जो अयादि संधि का एग्जाम्पल्स है। अगला प्रश्न है मतैक किस संधि का उदाहरण हो जाता है? मतैक आपने पढ़ा भी होगा, तो मतैक हो जाता है वृद्धि संधि का उदाहरण। मतैक में क्या होता है? मत धन एक, जहां पे आपका इसमें क्या हुआ है? आ और ए मिलके
किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, आय में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां पर वृद्धि संधि होती है। आ और आय मिलके आय में परिवर्तित होते हैं। तो मत धन एक बराबर मत एक। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आम रण में कौन सा समास होगा। तो आम रण में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए प्रथम पद प्रधान है और पूरा पद अव्यय भी है, इसलिए अव्ययी भाव यहाँ पे समास हो जाएगा। ठीक है, तो हम 51 क्वेश्चन पे थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आमरण में कौन सा समास हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जो आप सभी लोग लगभग जानते हैं मेरे हिसाब से, कि सतसई किस समास का उदाहरण कहलाता है। तो जो सतसई होता है दोस्तों, वह आपके द्विगु समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहा जाता है, और इसमें समाहार का बोध होता है। पंचवटी हो गया, 5 वटी और वृक्षों का समूह। उसी प्रकार सतसई भी, ये भी आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है प्रदर्शित, यहां जो है क्या लिखा हो, यहां जो है प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो यह निषेधवाचक होगा, क्योंकि मना, मना शब्द क्या है, जहां पे मना आए, नहीं आए, नकारात्मक आ जाए तो समझ लीजिए वह निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है। जी हाँ, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य जो है आपका, इनमें से किससे शुरू होता है। तो वह होता है इसलिए से। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इसलिए होता है, चूंकि राम ने मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया, तो इसलिए उपवाक्य आता है। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, यह हमारा वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक भी लगा हुआ है और कहाँ शब्द दे दिया गया, तो इससे हमें पता चलता है प्रश्नवाचक आपका वाक्य हो जाता है। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाता है। तो जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह जो किस प्रकार का वाक्य है, यह आपके संकेतवाचक है, यानी जो सेवा करता है वही मेवा पाता है, यह संकेत दिया जा रहा है। अगला कि क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का है। तो क्या क्या शब्द दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यह भी आपका क्या बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। क्या, कहाँ, कैसे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, अब आनंदमय दे दिया गया तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि यह इच्छावाचक वाक्य है। कोई आशीर्वाद देता है, कोई कुछ करता है, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। तो ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शायद पिताजी आए, किस प्रकार का वाक्य। तो शायद आए, शायद कहाँ पे होता है, संदेहार्थक, संदेह किया जा रहा है कि शायद आए, संदेह यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि उसने अपने को निर्देश घोषित किया, इस सरल वाक्य मिश्र वाक्य का रूप क्या हो जाएगा। उसने अपने को निर्देश घोषित किया, ये आपका वाक्य है, इसको हमें क्या बनाना है, सरल वाक्य, तो इसको मिश्र वाक्य में बना देना। तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। जो यहाँ पे की वर्ड जुड़ गया तो ये हमारे क्या है, मिश्र वाक्य को बना दिया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मिश्र वाक्य कैसे बन गया, ये जो बीच में की जुड़ गया। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक।
तो पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ये जो तो शब्द दे दिया गया ना दोस्तों, इस समय पता चलता कि यह संकेतवाचक है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, लेकिन पानी ना बरसता तब संकेत दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है। अब हिंदी साहित्य के प्रश्न आ गए, ध्यान दीजिएगा। तो मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताइएगा। तो वह हो जाते मोहन राकेश जी। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे अंधेर बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये आदि इनकी रचनाएं हैं। एंड दोस्तों अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र, सीतार हरेंद्र, प्रेमगन, ये तीनों भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये आपके भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद अम्बिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण, ये सारे भारतेंदु युग के हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी आपके नहीं है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। तो पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह जे शंकर कुरूप को जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में कब हुआ था। 1965 में मलयालम के लेखक जो जी शंकर कुरूप है इनको प्रदान किया गया। और हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चितंबरा के लिए, हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो रचना चितंबरा है उनके लिए 1968 में जो है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी में। लेकिन प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यह मलयालम के लेखक के रहा था और हिंदी, ठीक है। तो जी शंकर कुरूप को 1965 में और 1968 में आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचना चितंबरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया गया था। अगला कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है। तो यह पंक्ति जो दोस्तों आपके रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति हो जाती है। इसके साथ कि उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हो जाते हैं। तो वह कहानी के चर्चित लेखक हो जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द वाल्स ऑफ दोहली, मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, ये इनकी चर्चित आपके रचनाएं हैं। और जय उदय प्रकाश जी हमारे कहानीकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मैं आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह रचनाकार किसकी है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह किसकी रचना। तो यह रचना हो जाती अज्ञेय की रचना। प्रस्तुत पद्यांश हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा यह रची गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बात बोलेगी की रचनाकार कौन है। जी हाँ, बात बोलेगी इसके रचनाकार कौन है। और इसके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों को कवि कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना है चूका भी हूं नहीं। और इनका जो जन्म है 13 जनवरी 1911 में हुआ था, मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है शमशेर बहादुर सिंह जी को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है। तो गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों प्रेमचंद की रचना है। लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते ये जो आपके भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित वो एक उपन्यास है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, सभी लोग बताइए। इनमें से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्राप्त है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो जब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाती है नागार्जुन का नाम आता है। नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। नरेश मेहता, महादेवी वर्मा और निर्मल वर्मा। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त नहीं हुआ है, नागार्जुन को नहीं हुआ है। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, नहीं हुआ।
तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है, नागार्जुन को नहीं है। बाकी नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, ठीक है, इनको तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। अगला है खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो खुमान रासो हो जाती है यह दलपत विजय की प्रसिद्ध एक रचना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ये दोस्तों आपके अमीर खुसरो जी का प्रसिद्ध कथन हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि करबला के रचनाकार कौन है? तो जो करबला के रचनाकार कहलाते हैं वह प्रेमचंद जी हैं। सी ऑप्शन को सही कर लेना है। एंड ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध एक उक्ति है। और हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वोत्तम कृति कौन सी कहलाती है? तो यह कृति कहलाती है चिदंबरा। अगला है एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने रचना की थी। अगला है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद जी की यह उक्ति नहीं है। यह आपकी किसकी उक्ति है? ना ही महादेवी की, ना ही सुमित्रानंद पंत की उक्ति है, यह आपके निराला जी की उक्ति है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित सरोज स्मृत से ली गई है। और निराला द्वारा अपनी पुत्री के मत पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। अगला है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्त किस संत कवि की है? ये दोस्तों आपके कबीरदास जी की पंक्ति हो जाती है। अगला है मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्त किस रचनाकार की? ये आपके दोस्तों धर्मवीर भारती। मैं रथ का टूटा पहिया हूं पद्यांश धर्मवीर भारती एक कविता रोज शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इद त्रमम के उपन्यासकार कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा या राजी सेठ? तो इद्दतम के उपन्यासकार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाते हैं? वह आपके मैत्रेयी पुष्पा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चित कोबरा के उपन्यासकार कौन है दोस्तों? तो चित कोबरा के उपन्यासकार मृदुला गर्ग। कठकुलाब और आनित्य इनकी और भी रचनाएं हैं। इसके साथ साथ अगला है कि सुख दुख की भावने समयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह किस रचनाकार की उक्ति है? सुख दुख की भावने समयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये दोस्तों महादेवी वर्मा जी की है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 1999 में हुआ था। 14 सितंबर से 18 सितंबर 1999 में लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें 21 देशों ने प्रतिभाग किया। और पहली विश्व हिंदी सम्मेलन अगर पूछा जाता है तो 1975 में नागपुर में हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो अमृतलाल नागर को उनकी अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है कि होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह किस उक्त की रचनाकार है? तो ये दोस्तों आपके नानक देव जी।
नानक देव थे एक ओंकार सतीमान, हरि बिनु तेरी कोई न सहाय, ये कविता इनकी गुरु नानक देव जी की है। इसके साथ साथ हरडे बानी किसकी रचना है? तो हरडे बानी के रचनाकार दादू दयाल जी हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वह अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा हो कहलाता है? तो योजक चिन्ह हमारा ये होता है, जैसे कोई शब्द वही बार बार रिपीट होता है, जैसे बार बार हम लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, बार बार, पुनः पुनः। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का सही चयन का क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द का सही चयन होता है दयालु। करुणा निधान का, जो यहाँ पे करुणा निधान का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो करुणा निधान का जो पर्यायवाची होता है वह दयालु, और अन्य जो विकल्प आपका त्रुटि दिया गया है तो त्रुटि का होता है अभाव, न्यूनता, कमी। ठीक है। और कच्छ के जो होते हैं केस, अलख, कुंतल, और शैधन्य की कौन कौन से हो जाएंगे पर्यायवाची? घोड़ा, बाजी, तुरंग। ठीक है। अगला इनमें से मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो सखा, सहचर, साथी ये तीनों है, लेकिन माँ जो है मित्र का पर्यायवाची नहीं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न कह सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या मित्र का पर्यायवाची नहीं है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा? तो समास का विपरीत शब्द यहाँ पे कौन हो जाएगा विपरीत अर्थ वाला? और वह हो जाएगा व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में होता है विकल्पों में विच्छेद, तोड़ना, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, जबकि व्यास का तात्पर्य होता है विस्तार करना। क्या करना? आपके विस्तार करना। इसलिए समास को विपरीत अर्थ वाला शब्द हमारा व्यास हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम हो जाएगा? तो भूगोल का जो विलोम कहला जाएगा, भूगोल का विलोम शब्द खगोल होता है। भूगोल का तात्पर्य पृथ्वी तथा खगोल का तात्पर्य अंतरिक्ष से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, तो वह हमारा हो जाता है स्तवक। स्तवक का अर्थ फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता जो समूहार्थक शब्द होता है। स्तवक किसको बोला जाता है? फूलों के गुलदस्ता को या गुच्छे को। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करना है, तो यदा कदा तो अक्सर हम देखते हैं जब बोलते हैं कि जब, कब, यदा कदा। ठीक है। शब्द युग्म यदा कदा का सही अर्थ युग्म होता है जब और कब। यदा मतलब जब, कदा मतलब कब। अगला प्रश्न है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये जिस शब्द के अनेकार्थी हो जाते हैं वह हमारा वो कहलाते हैं जलज। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले शब्दों के लिए अनेकार्थी जलज है। जलज का अर्थ होता है जिसने जल से जन्म लिया हो, तो ये सारे जल से जन्म लिए हुए हैं। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा? तो अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश ये तीनों खोज के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति ये खोज का आपका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है? अप्रमेय यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अप्रमेय जिस वाक्यांश के लिए उपयुक्त हो जाएगा वह वाक्यांश है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोला जाता है। और जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहते हैं, और जो समय पर संभव ना हो उसे आशामिक कहते हैं, और जो तौला या नापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं।
अगला प्रश्न है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा मुकुल। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, यह हमारा शब्द मुकुल कहलाता है। और इसके लिए अन्य शब्द भी होते हैं, कलिका, कली, शिगुफा, कोरक, गुंजा आदि कहलाते हैं, लेकिन मुकुल भी कहलाता है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। कहते हैं तुम तो मेरे गर्दन पे ही सवार हो चुके, मतलब तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। अब तक करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अब तक करना मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना। अब तक करना मुहावरे का भावार्थ बहाना बनाना हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। खग जाने खग की भाषा। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ हो जाता है उम्र पता लगाना। अगला प्रश्न है, घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो घोड़े का घर कितनी दूर, इसका जो सही अर्थ हमारा हो जाता है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती। घोड़े का घर कितनी दूर, कर्मठ जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सफलता जो है सरल होती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ताक पे रहना, कहने बिल्कुल वो ताक पर रहा है, मतलब मौका देखते रहना। तरण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तरण पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है शरण में जाना। अब आपके अगले जो रहेंगे इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न करेंगे, और यह गद्यांश आपका रहेगा, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। तो गांधी जी संबंधी है, अहिंसा से संबंधित है आपका गद्यांश रहेगा। और इस गद्यांश से प्रश्न करेंगे कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? इसके लिए सबसे आवश्यक होता है अहिंसा और प्रेम होता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं बद्रू। तो वह कहलाते शांति सुख और रचनात्मक कार्य। शांति सुख और रचनात्मक कार्य किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या होता है? तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय देखा जाए तो बिल्कुल हो जाता है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। एकदम, पूरी तरह या बिल्कुल, ये भी आपके हो सकते हैं। अगला, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति इसलिए आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाए। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो पत्र के संबंध में दोस्तों शुभाशीष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रयोग अधिकतर जो है भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? और वह कहलाता है अधिसूचना। अगला, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों को लिखना चाहिए? तो संक्षेपण जो होते हैं मूल पाठ से कितने शब्दों को लिखा जाता है? और वह 3/4 शब्दों में, 3/4 शब्दों में संक्षेपण जो है मूल पाठ से लिखा जाता है। अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना जो होती है वह सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या होता है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदू उर्दू मिश्रित। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है
केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो वह कहलाएगा अपूर्वा। अपूर्वा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, टॉल स्टॉप और साइकिल एवं वाद्य भी इनकी प्रमुख रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास, और वे थे डॉक्टर गियर्सन। जी हाँ, इन्होंने विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो विद्यापति द्वारा रचित जो ग्रंथ जितने आपके अवहट्ट में हैं वह कहलाते हैं 2 ग्रंथ। विद्यापति को मैथिली कोकिल और अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि आदि नामों और उपाधियों से विभूषित किया गया है। इन्होंने अवहट्ट, मैथिली और संस्कृत भाषाओं को अनेक ग्रंथ रचे हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो जो कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये तीनों आपके पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कितने स्वर थे? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो अगला जो प्रश्न था कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे, ठीक है। तो अपभ्रंश में आपके कितने स्वर थे? टोटल 8 स्वर थे, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से कहलाते हैं? तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदर दास जी कहलाते हैं। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो जो आत्मजयी है वह आपके काव्य विधा की पुस्तक कहला जाती है और इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो वह कहला जाती बंगला। मगधी या मगही भारत की एक भाषा है और मगही शब्द का विकास मागधी से हुआ है। मागधी, मगही, मगही मैथिली और भोजपुरी भाषाओं से गहरा इनका संबंध है। मगही बिहार, झारखंड के अधिकांश भागों, पश्चिम बंगाल के मालदा की भाषा रही है और बंगला यहाँ पे जो दिया गया है वह सही आपकी आंसर हो जाएगा। ब्रज और बंगारू पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? और वह कहलाते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है और इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। लोक गाथा के रूप में इस काव्य की मौखिक परंपरा है। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? और वह पत्रिका है समन्वय। समन्वय पत्रिका जो है सन 1922 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो चंदायन जो है आपके इनमें से जिस लोक कथा पर आधारित हो जाती है वह कहलाती है चनैनी। जी हाँ दोस्तों, चंदायन मुल्ला दाऊद की ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य की रचना है। इनमें नायक लौरिक तथा नायिका चंदा या चनैनी की प्रेम कथा का वर्णन है। लौरकी और चनैनी नाम में इस प्रेम ग्रंथ के अनेक संस्करण भी प्राप्त हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। साथ ही साथ इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आज आपके आंचलिक है? और वह कहलाती है मैला आंचल। अगला, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं से आपका सम्मिलित नहीं है? देखिए, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी,
इन तीनों का नाम मिश्र बंधुओं से सम्मिलित है, लेकिन कृष्ण बिहारी का नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में आपके शामिल नहीं है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना से है? संस्मरण से, आलोचना से, काव्य से या निबंध से? तो कविता का अर्थात एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? एक आलोचनात्मक ग्रंथ हो जाएगा। पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होती है। भोजपुरी बोली मगधी या मगही की बोली बोली जाती है, इसलिए आपकी पूर्वी हिंदी नहीं है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्योमकेश दरवेश जी को जो है पुस्तक को व्यास सम्मान से प्राप्त किया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी को उनकी जो रचना व्योमकेश दरवेश के लिए व्यास सम्मान किया गया था, और यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचना पर आधारित है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने साकेत में उर्मिला विरह वर्णन किया। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को नायिका माना था। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा कि भाषा इनमें से कौन सी कहलाती है? तो इनमें से आपकी अवधी भाषा कहला जाती है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो इनमें से छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को उनकी रचना छीलते हुए अपने को इस पर मिला था, और पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांता देवताले को 2012 में मिला था। और संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति जी को 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए? तो ये आपके मारवाड़ी बोली में लिखे गए। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी से लिखे गए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या बीसल देव रासो को? रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? और वह आपके पृथ्वीराज रासो। इसके जो रचयिता हैं चंद्रवरदायी थे, और यह वीर गाथा पर एक महाकाव्य। खड़ी बोली या कौरवी का उद्घाटन शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित किस रूप से हुआ है? तो खड़ी बोली या कौरवी का जो उद्भव है शौरसेनी के अपभ्रंश से हुआ है, और किस रूप में हुआ है? तो ये आपके उत्तरी रूप में हुआ है। अगला, इनमें से किसे जो है कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, और अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार, तू ए हिंद जैसे उपनामों से संबोधित किया गया है। तूती ए हिंद। और अमीर खुसरो जो है आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता आपकी अपभ्रंश भाषा की रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति द्वारा रचित जो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका, यह अपभ्रंश की रचनाएं हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। अगला जो प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो मेरे समय के शब्द जो है
या आपकी आलोचना। इसके लेखक केदारनाथ सिंह जी थे। अगला जो प्रश्न है कि वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट जो है दोस्तों आपके सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने वात्सल्य पूर्ण में किया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इनमें से कौन सा छंद है? तो इनमें से जो छंद आपका हो जाता है दोस्तों वह छंद कहलाता है बरवय। बरवय छंद है और यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। तो यह बरवय कहलाता है। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां है आपका निदर्शना। जहां उपमेय और उपमान अथवा वाक्यों के अर्थों से भिन्नता होते हुए उनमें समानता की कल्पना की जाए वहां निदर्शना अलंकार होता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भारतीय भाषा के आधार पर। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो भाषा संवर्धनी जो सभा है दोस्तों ये आपके अलीगढ़ में जो है स्थापित की गई थी। भाषा संवर्धनी सभा का गठन बाबू तोता राम ने अलीगढ़ में किया था और ये भारत बंधु नामक पत्र के संपादक भी थे। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो असम की सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा असमिया या अंग्रेजी। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तीनों की राज्यों की हिंदी कामकाजी भाषा है। जो कामकाजी भाषा होती हिंदी होती है, लेकिन असम की असमिया या इंग्लिश। अगला कि इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था? और वह है आपका हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक के संपादक महात्मा गांधी थे और हंस के जो संपादक थे वह मुंशी प्रेमचंद जी थे और देश के जो संपादक थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे और भारत के जो संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार वाचक जो है किसे माना जाता है? वेदों को, देवर्षि नारद को, उपनिषदों को या मनु को माना जाता है? तो भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। ये मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो वह ये जो हमने आपके 120 क्वेश्चंस किए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी लोग बताइए। और इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को विजिट करते रहें, प्रिपरेशन जारी रखें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।